आइए यहाँ हम लोग बात करेंगे दोहा छंद कैसे लिखें। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले दो वीडियो में दोहा के मात्रिक शिल्प पर चर्चा की कि उसमें मात्रा संयोजन कैसे होगा, कितनी मात्राएं होती हैं, तो जो उसका मात्रिक रूप से जो उसका शिल्प है हमने उस पर बात की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दोहा छंद की जो आपकी भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे दोहा लिखें कि वो सपाट बयानी नहीं लगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर आपने दोहे का मात्रिक शिल्प तो जान लिया और सीधे सीधे दोहा लिखने भी लगे तो वो दोहा सपाट बयानी का शिकार हो सकता है। सही है। तो जिन लोगों ने पहली बार आज इस चैनल पर विजिट किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर लेखन की अलग अलग विधाओं को आप सीखना चाहते हैं तो। क्योंकि इस चैनल का वीडियो सेक्शन आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, कितनी ज़्यादा सामग्री, पूरा खजाना कहिए तो आपके लिए अभी तक लगा चुका हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी लिंक दोनों वीडियो के दे दिए हैं दोहा छंद के, जिसमें मैंने उनका मात्रिक शिल्प समझाया है। तो इसमें हम सीधे दोहे की भाषा पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए एक दोहा आपके सामने है। चूंकि मैंने पिछले अपने दो वीडियो में मात्रिक शिल्प पर तो इसकी पूरी चर्चा कर ही दी है, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उन दोनों वीडियो का लिंक भी लगा दिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मात्रिक शिल्प पर अलग से चर्चा नहीं करेंगे, इसकी भाषा पर बात करेंगे। उसी को लेकर हम इस वीडियो में चल रहे हैं। आपके सामने ये दोहा है, देखिए, ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। अब आप लोग सोचिए इस दोहे में क्या गलती है और क्या सही है। पढ़िए। सत्य हमेशा बोलिए मिलता है सम्मान, नित लड़ना सच के लिए मानव की पहचान। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, दोहे का जो शिल्प है 13 मात्रा पहले चरण में, 11 दूसरे में, फिर से 13 तीसरे में, 11 चौथे में, उसका तो बिल्कुल यहाँ पालन हो रहा है। मात्रा संयोजन कहीं पर गलत इसमें नहीं हुआ है। अब इस दोहे में कमी क्या है बताइए। व्याकरण की भी कहीं से कोई कमी नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग उस हिसाब से कोई भी क्रिया कर्म कुछ भी गलत इसमें नहीं लगाया गया है। इसमें क्या गलती हो सकती है आप लोग पहले एक बार सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। इस दोहे में जो कमजोरी है वो इसका कथ्य है। बिल्कुल, सत्य हमेशा बोलिए मिलता है सम्मान, नित लड़ना सच के लिए मानव की पहचान। बिल्कुल अच्छी बात कही गई, बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है। मेरा ही लिखा हुआ दोहा है भाई, मैं अपने लिखे हुए उदाहरणों से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी और का लिया तो किसी ने अन्यथा न ले ले कोई। इसलिए ये जो दोहा है ये भी मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, आपको उदाहरण समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें बात बहुत अच्छी कही गई। इसी तरह के दोहे बहुत सारे आजकल जो फेसबुक ग्रुप चल रहे हैं वहाँ लिखे भी जाते हैं, लेकिन इसमें कमजोरी ये है, पहली बात दोहा उपदेशात्मक है। उपदेश आदमी को, पाठक को पसंद नहीं आते हैं। ये दोहा उपदेशात्मक है, यहाँ सत्य बोलने का उपदेश दिया जा रहा है। बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये दोहों को उपदेशात्मक होने से बचाना चाहिए। इसके अलावा इस दोहे में कोई नई बात नहीं कही गई है। सत्य हमेशा बोलिए मिलता है सम्मान, नित लड़ना सच के लिए मानव की पहचान। कौन नहीं जान रहा है? कौन कहेगा कि सत्य न बोल के असत्य बोलिए, असत्य बोलना मानव की पहचान है? कोई बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। इसके अलावा अगर इसी बात को कहना है तो इतने सपाट लैंग्वेज में नहीं कहना चाहिए। ये 3 कमियां इस दोहे में हैं, समझे?
अब यहाँ देखिए, जो दोहा मैंने अभी आपको दिखलाया, आपकी सुविधा के लिए अलग से बता दे रहा हूँ। ये 3 कमियां स्पष्ट रूप से उस दोहे में हैं। दोहा उपदेशात्मक शैली का है, उसका विषय बिल्कुल पुराना है, और उस पुराने विषय को भी कहने के लिए सपाट बयानी का उपयोग हुआ है। और ये तीनों चीजें दोहे को कमजोर बनाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मात्रिक शिल्प को आप, और ये भाषा शैली को, मात्रिक शिल्प को आप किसी व्यक्ति का शरीर समझ लीजिए, आकृति समझ लीजिए, कहिए तो कि समझ लीजिए कि मात्रा जो है किसी व्यक्ति के शरीर की आकृति है, और ये जो भाषा है दोहे की, जो अपनी भाषा है, जो अपना कथ्य है, वो उस व्यक्ति की आंतरिक ताकत है, आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य में होती है। तो अगर मान लिया कि आपने मात्रिक रूप से दोहे को सही कर लिया, यानी किसी व्यक्ति को मनुष्य का शरीर तो बहुत सुंदर मिल गया, उसके अंदर शक्ति ही नहीं है, आंतरिक शक्ति है ही नहीं, क्योंकि उसकी भाषा कमजोर है। तो उस जिस मनुष्य में शरीर सुंदर है लेकिन उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, क्या करेगा? थोड़ा सा चलेगा, थक के बैठ जाएगा, कोई काम दीजिएगा रगड़ते रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। वही स्थिति दोहे के साथ हो जाती है। मात्रा में आपने बिल्कुल बैठा लिया, ग्रामर में आपने बिल्कुल बैठा लिया, कथन कथ्य उसको कहने की शैली कुछ भी उठाकर उसमें डाल दी, दोहा चौपट, काम खत्म, सीधे काम खत्म। अब जो ये 3 बिंदु मैंने बताए, अब फिर से आप उस दोहे को देखिए और इसको कस के देखिए उस कसौटी पर, इन नियमों को उस दोहे पर आप लोग खुद अब अंदाजा लगाइए कि ये उसमें आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आ रहा है। तो अभी जिन 3 बिंदुओं पर हमने बात की, उसके बाद फिर से आप ये दोहा देखिए और अब परखिए जो 3 बिंदु मैंने अभी आपको बतलाए वो इसमें हैं कि नहीं है। तो इस चीज से हमको बचना है। सिर्फ मात्रा में लगा देना दोहा नहीं हो जाता है, ग्रामर की उसमें शुद्धता ले आना भी दोहा नहीं हो जाता है, क्योंकि ये कविता है। इसमें आपको अपनी भाषा पर, अपने कथ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब वो दोहा आपके पाठक वर्ग पर असर डालेगा। ऐसे दोहे, इसी तरह के और दोहे, ये तो मैंने सत्य पर लिखा तो एक नैतिक बात कही, किसी ने राजनीति पर लिख दिया, महिला विषय किसी बात पर लिख दिया, या फिर जो भी पारिवारिक है, सामाजिक है, उससे जुड़े हुए किसी भी विषय पर किसी ने लिखा, लेकिन इसी तरह से लिखते जा रहा है, घिसी हुई बात को ही रगड़ रहा है, सपाट बयानी किए जा रहा है, कोई नयापन उसमें नहीं ला रहा है, उपदेश देने की आदत को छोड़ नहीं रहा है। पूरा संकलन लिख गया, वो संकलन उसका किसी काम का नहीं रहेगा, जो भी पैसे उसमें लगेंगे पूरे पैसे पानी में गए। क्योंकि पढ़ने वाले लोग, एक तो वैसे ही आजकल किताबें इतनी ज़्यादा आती हैं, पाठक मिलना मुश्किल आजकल हो गया है, और दूसरा कारण इस तरह का लेखन उबाऊ हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे 100 दोहे लिख जाइए, 700 लिख जाइए, 500 लिख जाइए, किसी पत्रिका में भेजना है, 10 दोहे लिखे भेज दिए। ऐसे नहीं लिखना है, आपको वो विषय चुनना है जो कुछ नया हो। नया कैसे चुनेंगे, बिल्कुल देख लीजिए। अब आप लोग ये दोहा देखिए, गुंबद की अपनी व्यथा असमंजस के हाथ, ध्वज दस्तक देने लगा नींव न देती साथ। इसमें देखिए, आपको अचानक में देख के ही लगा होगा कि हाँ ये कुछ नयापन है, बिल्कुल नया विषय है। कहने का तरीका भी सीधे सपाट बयानी न करके घुमा के कहा गया है। इसको समझने के लिए पाठक को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो यही कह के लिखते हैं कि हमको तो अपने पाठक को सीधे सीधे समझाना है, सीधे कुछ भी लेकर रगड़ दिए। उनमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लिखने वालों में धैर्य नहीं होता है। जल्दी 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 कागज काले करने के लिए वे लोग कुछ कुछ लिखते जाते हैं और उसको भरते जाते हैं।
कभी जबरदस्ती नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और भर दिया और भेज दिया। लिखा तभी जाता है जब आपके मन में आए। ये जो दोहा मैंने आपको दिखलाया, इससे बढ़िया भी आपको और उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि बढ़िया का तो कोई एक सीमा तो उसकी होती नहीं है कुछ बढ़िया होने की। और अच्छा और अच्छा और अच्छा, बहुत इससे भी और बढ़िया बढ़िया उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन किसी और का उदाहरण ले पाना यहाँ मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं जो भी यहाँ बताता हूँ अपने लिखे हुए के उदाहरणों से ही समझाता हूँ। चलिए आप एक और दोहा देखिए। ये देखिए एक और दोहा। कथा हुई चतुरंगिनी, पात्र रहा निशस्त्र, दृष्टा से कातर विषय, फिरे बचाता शस्त्र। बड़ा बड़ा मैंने लिखा है ताकि सबको दिखे आसानी से। इसमें नयापन देखिए आप लोग। कोई घिसा हुआ विषय है, सपाट बयानी है, उपदेश है, कुछ नहीं है। इसी तरह से ये भी मेरा ही दोहा है। इसी तरह से आपको और बढ़िया बढ़िया दोहे भी बहुत से रचनाकारों के मिलेंगे, एक से एक उदाहरण आपको मिलेंगे। आपको उन्हीं उदाहरणों को पढ़ना चाहिए और उन्हीं से सीखना चाहिए। उस पाठक की चिंता आपको नहीं करनी है जो ज़्यादा गहरी बात समझ नहीं पाता है। बिल्कुल इस पर एकदम मैं एकमत हूँ। उस पाठक की आपको चिंता नहीं करनी है जो अधिक गंभीर विषय को नहीं समझ पाए। वो जाने, उसका काम जाने। उस पाठक के लिए आप अपना स्तर क्यों गिरा के रखेंगे भाई? आप अपना स्तर उस पाठक के लिए क्यों गिरा के रखेंगे जो गंभीर विषय को नहीं समझ पाता है? तो आप जिंदगी भर लिखते रहेंगे हल्के हल्के तरीके से ही? नहीं, आपको अपने लेखन का स्तर उठाना है। जैसे 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 समय बीते, अपनी भाषा में वक्रोक्ति का प्रयोग कीजिए, शब्द की व्यंजना शक्ति का प्रयोग कीजिए। उस पाठक की चिंता छोड़ दीजिए जो कि कहता है कि मुझे गंभीर विषय समझ में नहीं आते, घुमाई हुई बात समझ में नहीं आती। वो नहीं समझता है, जाकर पढ़ेगा। उसके लिए तो बहुत सारे लेखक बैठे हुए हैं, उसी का पढ़ेगा। आप क्यों अपना स्तर गिराएं उसके लिए? आशा है कि ये विषय समझ में आ रहा होगा और रोचक भी लग रहा होगा। यही करना है आपको हर बार दोहा या कोई भी रचना लिखने समय। इसीलिए आज मैंने विशेष रूप से दोहा पर ये वीडियो बनाया, क्योंकि सिर्फ मात्रा में ले आना किसी छंद को लिखना नहीं कहा जाता है। तो आशा है कि आज जिस बात पर हमने चर्चा की, नए लेखक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने भाषा में वक्रोक्ति और व्यंजना शक्ति इत्यादि का प्रयोग करने की बात यहाँ कही है, और अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आरंभ आपने किया है अभी अभी 2 महीने से 6 महीने से, और उतना ज़्यादा हाथ आपका मात्रिक संयोजन में नहीं बैठा हुआ है, तो अभी तुरंत ये वक्रोक्ति और नए विषय खोजने के चक्कर में आप मत पड़िएगा। ये भी एक बात है। अभी आप यही प्रयास कीजिए कि अगर आपका हाथ मात्रा संयोजन, मात्रा गणना में नहीं बैठा है, तो कम से कम पूरी तरह सही सही दोहे की दोनों पंक्तियां नियमों के, मात्रा के नियमों के अनुरूप लिखने में पहले आप सहज हो जाइए। एक बार जब आपका हाथ मात्रा में बैठ जाएगा, दोहे की जो मात्रा शैली है, मात्रा संयोजन, उसमें जब आपका हाथ एक बार बैठ जाएगा, तब आप इस तरह से नए विषय खोजने का प्रयास कीजिए और उसमें वक्रोक्ति लाने का प्रयास। क्योंकि अगर अभी ही आप इसमें उलझेंगे ना, तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, न मात्रा शैली, मात्रा संयोजन ही हो पाएगा और न नए विषय मिलेंगे, और मिल भी गए तो आप उसमें लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आप नए हैं। एक बार हाथ बिठा लीजिए मात्रा संयोजन करने में, उसके बाद वक्रोक्ति, कथ्य, कहन सब पर ध्यान देना है। तो इस वीडियो में हमने जो सीखा उस पर अभ्यास कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।